India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी की सिफारिश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक प्रक्रिया को 1999 में स्थापित किया गया था और मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक पोस्ट ऑफिस नहीं है, बल्कि इसके पास राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य है। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से पूछा है कि उन्होंने समिति की रिपोर्ट के खिलाफ इतनी देर से क्यों अपील की और क्या उन्हें पहले ही अपील करनी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने देखा कि न्यायाधीश वर्मा का आचरण विश्वासप्रद नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित एक आंतरिक समिति द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के बाद अदालत का रुख करने में देर की। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने से परहेज कर सकती है, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने का मामला वर्तमान में संसद में विचाराधीन है। सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आंतरिक तंत्र केवल सिफारिश करने तक सीमित है और यह किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का आधार नहीं हो सकता। आंतरिक समिति की सिफारिशों का बाध्यकारी मूल्य नहीं है। सिब्बल ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया प्रशासनिक शक्तियों के तहत तैयार की गई थी और इसके पास बाध्यकारी अधिकार नहीं है। पीठ ने पूछा कि अगर वे सिब्बल के साथ सहमत हैं तो क्या राहत दी जा सकती है। सिब्बल ने जवाब दिया कि सिफारिश को गैर अधिकार घोषित किया जाए। पीठ ने न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 की जांच की और कहा कि इस अधिनियम की धारा 3 भाग 2 उनके प्रस्तुतिकरण का पूरा जवाब है। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक साधारण पद नहीं है और उनके पास राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि गलत काम हुआ है तो वे इसकी सूचना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। मामले के मुख्य बिंदु हैं आंतरिक जांच की वैधता। जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया कि आंतरिक जांच की सिफारिश बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त नहीं है और यह केवल संसद ही एक न्यायाधीश को बर्खास्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की देरी पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि उनके आचरण से विश्वास नहीं होता है। कोर्ट ने जोर दिया कि तर्क संवैधानिक चुनौतियों पर केंद्रित होने चाहिए, न कि समिति की रिपोर्ट के गुणदोष पर। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार से 2 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करने का आग्रह किया, खास तौर पर बिना राजनीति में शामिल हुए और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए। कोर्ट ने देखा कि वह उम्मीद करता है कि कुलाधिपति भी सहयोग बढ़ाएंगे और राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करेंगे। ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नियमित वीसी नियुक्तियां पूरी नहीं हो जाती, तब तक केरल के राज्यपाल, जो कि आधिकारिक कुलाधिपति हैं, के लिए यह विकल्प होगा कि वे वर्तमान अस्थायी वीसी को उनके पदों पर जारी रखने के लिए अधिसूचना जारी करें या किसी नए व्यक्ति को अस्थायी आधार पर कार्यालय संभालने के लिए
नियुक्त करें। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में केरल के राज्यपाल द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य सरकार की सिफारिश के बिना विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। दोनों पक्षों की स्थिति सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्यपाल से एक दूसरे के साथ सहयोग करने का आग्रह किया और जोर दिया कि यह सवाल नहीं है कि कौन शक्ति का प्रयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि कुलाधिपति और राज्य सरकार छात्रों के हित में सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द नियमित वीसी की नियुक्ति के लिए आवश्यक तंत्र तैयार करेंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और कुलाधिपति वर्तमान वीसी को जारी रखने के लिए ताज़ा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया और केस की सुनवाई से भी इनकार कर दिया। इस घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। याचिका में लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। लालू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस मामले को जल्दी टेकअप करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में लालू के वकील ने कहा था कि निचली अदालत में 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आरोप तय होंगे, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर 12 अगस्त से पहले सुनवाई करने पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी थी। इसके बाद लालू प्रसाद ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लालू यादव का कहना है कि चूंकि 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक निचली अदालत में वो और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हो रही है, ऐसे में हाई कोर्ट 12 अगस्त के पहले से तय तारीख के बजाय इस अर्जी पर जल्द सुनवाई कर ले, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य लंबे समय से लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हैं। सीबीआई ने मामला दाखिल होने के बाद लालू और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। लालू पर आरोप है कि जब वह कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर लोगों को नौकरी के बदले जमीन ली थी। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जल्द सुनवाई से इनकार कर देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि काम के दौरान आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटना कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए
योग्य होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि काम के दौरान आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा हो। पीठ ने कहा, काम के दौरान आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा अगर कर्मचारी अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। इस मामले में एक कर्मचारी काम पर जाते समय एक दुर्घटना में घायल हो गया था। कर्मचारी ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया था, जिसे आयुक्त ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि कर्मचारी को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि काम के दौरान आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा हो। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो काम के दौरान आवागमन के दौरान दुर्घटना का शिकार होते हैं और मुआवजे के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। पीठ ने कहा, आपको लगता है कि न्यायपालिका के पास कुछ नहीं है, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि हम न्यायपालिका का मजाक बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले में 275 गवाह हैं और उनकी गवाही के लिए 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। पीठ ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि मामले की सुनवाई बिना किसी देरी के हो और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सेंथिल बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। सेंथिल बालाजी के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती क्योंकि तमिलनाडु सरकार के अधिकारी उनके खिलाफ हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां की अदालत में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की दलीलें बेबुनियाद हैं और वह न्यायपालिका का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें 275 गवाह है और उनकी गवाही के लिए 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले युवक को 91 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने दिया। युवक मोटरसाइकिल चला रहा था जब उसकी टक्कर एक कार से हो गई जिससे वह सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही बस ने उसके पैर को कुचल दिया। युवक का पैर काटना पड़ा और वह 20 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने शुरू में 91,62,000 रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन युवक की लापरवाही के कारण 20% की कटौती की। मद्रास हाईकोर्ट ने इस आंकड़े को घटाकर 58,53,000 रुपए कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कार चालक की लापरवाही को दुर्घटना का मुख्य कारण माना और कार चालक को 50% जिम्मेदार ठहराया, बस चालक को 30% और युवक को 20% जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने युवक को 91,39,253 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें अटेंडेंट चार्ज के रूप में 18 लाख रुपए
और भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही हो सकती है। युवक को जीवन भर सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए अटेंडेंट चार्ज की राशि 18 लाख रुपए बरकरार रखी गई। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.